हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास और बहुत ज्यादा मजे में होंगे। यस सर। मेरे प्यारे बच्चों, कल हम लोग ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बढ़िया सा चैप्टर हम लोग ने फिनिश किया। और आज जो है हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट चैप्टर नंबर 16। जो बात हो रही है किसके बारे में? चैप्टर नंबर 16 इज अबाउट इंटरनल ऑडिट। क्या कह रहे हैं दोस्तों इंटरनल ऑडिट के बारे में भी? चलो मस्त एकदम बढ़िया सी बातचीत करते हैं। बहुत थोड़ा एडवांस लेवल पे हम लोग को यहाँ पे इंटरनल ऑडिट जो है वो सीखने को मिलेगा। और ध्यान में रखना कि इसमें हम लोग को पूरा इस हिसाब से पढ़ना है कि एक तो हम इंटरनल ऑडिटर है, और हम जो इंटरनल ऑडिटर्स है कैसे इस फंक्शन को पूरा हम लोग प्लान करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, कौन से स्टैंडर्ड्स को हमें फॉलो करना है। तो भाई ये सारी बातें जो है अपने को फोकस में लाने का है। ठीक है ना? मतलब इंटरमीडिएट के दिनों में ऊपर ऊपर से पढ़ते थे, बात अलग थी। अभी जो है दोस्त यहाँ पे विस्तार में हम लोग को उसको डिटेल में स्टडी करना है। ठीक है? ओके। चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट इंटरनल ऑडिट। सो अभी बिफोर वी प्रोसीड विथ इंटरनल ऑडिट ना, let's have some idea about the things which we already know. ठीक है? बेसिक, एकदम बेसिक बात करते हैं। देख क्या होता है, अलग अलग मैनेजमेंट होता है। ठीक है? अभी इधर अपन क्या बोल रहे हैं? देर आर डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड बॉटम लेवल। टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड देन वी हैव इज द बॉटम लेवल। ऐसा तीन लेवल का मैनेजमेंट अपने को देखने मिलता है। अभी होता क्या है ना, एकदम बेसिक पहले समझने का, कि यहां पे टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है टू फॉर्मुलेट द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स मतलब क्या? वही अपने इंटरनल कंट्रोल्स। मिडिल लेवल का काम होता है ये चेक करने के लिए कि वो जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स है वो बराबर से इंप्लीमेंट हुए या नहीं हुए। एंड उसके बाद जो बॉटम लेवल पे जो लोग हैं उन्हें इन पॉलिसीज को क्या करना है? एग्जीक्यूट करना है। पहले पूरा थीम समझने का। क्या होता है, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट फॉर्मुलेट करता है, मिडिल लेवल जो है उसे इंप्लीमेंट करता है, और बॉटम लेवल जो है ना बेटा उसको एग्जीक्यूट करता है। अभी यहां पे जो टॉप लेवल का जो मैनेजमेंट है उसे क्या हो रहा है? उसे एक चिंता सताई जा रही है। उसे एक चिंता सताई जा रही है। वो चिंता क्या हो रही है उसे? कि यार मैंने इतने बढ़िया पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स मैंने जो डिजाइन करे हैं, बराबर के नहीं? तो विल दोस पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बी इफेक्टिवली एग्जीक्यूटेड? उसे क्या चिंता सताई जा रही है कि आर विल दोस पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, will those policies and procedures properly implemented and properly executed? कि क्या ये पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बराबर से इंप्लीमेंट, एग्जीक्यूट होंगे या नहीं होंगे? ऐसी वो टॉप लेवल मैनेजमेंट को जो है वो चिंता बेटा सताई जा रही है कि क्या होगा यार, क्या ये काम बराबर से ये लोग करेंगे क्या?
ऐसा उसको टेंशन आ रहा है। तो आप तो बोलोगे भाई इतना मैनेजमेंट स्ट्रेस काहे को ले रहे तू एक काम कर ले, किसी को तो भी हायर, क्या बोलते हैं, इतना टेंशन मत ले तू। एक काम कर, उससे अच्छा तू ही जा और चेक कर लेना कि बराबर से इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। कि ये जो क्या बोलते हैं उसको, मिडिल लेवल के जो लोग हैं, जाके देख वो लोग बराबर से काम कर रहे कि नहीं कर रहे। ये जो इधर के जो लोग हैं, जाके देख, है ना, सब लोग बराबर से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, जाके देख। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट बोलता है पागल है क्या भाई, इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं जाके चेक करूं ये करूं। अरे बिजनेस को ग्रो करने का है मेरे को बिजनेस को नई ऊंचाइयों पे लेके जाने का है, तो मेरे को इतना टाइम नहीं है। फिर बहुत टेंशन बहुत टेंशन बहुत टेंशन। तो फिर अपन ने क्या किया, उसको एक आइडिया दिया। बोले भाई एक काम कर, तेरे को ये प्रॉब्लम है ना, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक ही है। क्या कर, तू एक व्यक्ति को अपॉइंट कर। इस व्यक्ति को हम लोग कौन बोलेंगे, ही विल बी व्हाट, दी ऑडिटर। क्या बात, तू एक ऑडिटर को अपॉइंट कर। ये ऑडिटर क्या करेगा ना, ये पूरा पूरा आके बराबर पूरा इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करेगा। ये आके चेक करेगा बराबर कि नहीं, ही विल इवैल्यूएट दोज इंटरनल कंट्रोल पॉलिसीज प्रोसीजर्स। और फिर उसके बाद ये क्या करेगा, ये ऑडिटर तुझे मस्त एक बढ़िया सा एक रिपोर्ट देगा तेरे को, ठीक है ना, पूरा अच्छे से। तू क्या करे, तेरे को पॉसिबल नहीं ना, तो क्या कर, एक व्यक्ति को अपॉइंट कर, और ये व्यक्ति क्या होगा, ये ऑडिटर होगा। तो इसका काम क्या होगा, ये जो भी इंटरनल कंट्रोल्स है ना, ये इसको चेक करेगा। और वो पूरा चेक होने के बाद क्या करेगा, एक रिपोर्ट देगा, जिसे अपन बोलते हैं इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट। और ये बढ़िया से रिपोर्ट बना के टॉप लेवल मैनेजमेंट को देगा, और मैनेजमेंट को बोलेगा कि तुम्हारा इंटरनल कंट्रोल बराबर से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसका जो है बराबर इफेक्टिव ऑपरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। कहीं अगर रिस्क आ रही है तो उस रिस्क को कंट्रोल करेगा। अगर उसके अंदर कुछ लूपहोल्स है, कुछ शॉर्टकमिंग्स है, तो वो उसके ऊपर कुछ सुझाव भी देगा। तो ये सब बातें जो है ना, वो आपके लिए चेक करके देगा। तो ही विल बी अ पर्सन ऑफ द मैनेजमेंट, ही विल बी वर्किंग फॉर द मैनेजमेंट, एंड ही विल बी रिपोर्टिंग टू द मैनेजमेंट। कितना भारी है ये। इसीलिए इस व्यक्ति को जो हम लोग नाम देते हैं, दिस पर्सन इज देयरफॉर कॉल्ड एज व्हाट, द इंटरनल ऑडिटर। इसको क्या नाम देते हैं अपन, दिस गाय विल बी कॉल्ड एज व्हाट, द इंटरनल ऑडिटर। ये कौन हो गया, ये इंटरनल ऑडिटर। और ये उसकी रिपोर्ट जो है, इसको कहेंगे अपन इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट। तो सर इससे फायदा क्या होगा भाई, ये जो वो रिपोर्ट देगा ना, it will technically act as what, try to understand, it will technically act as the assurance services। इससे क्या हो जाएगा, जो मैनेजमेंट है इसको एक अश्योरेंस मिलेगा। अश्योरेंस मतलब भरोसा मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा कि जो भी काम हो रहा है वो बराबर से हो रहा है या नहीं हो रहा। सो अश्योरेंस रिगार्डिंग व्हाट, सो आओ जरा बात करते हैं अश्योरेंस रिगार्डिंग व्हाट। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे सर बेसिक एकदम, कि जो भी इंटरनल कंट्रोल्स लगाए गए हैं उसके ऊपर उसे अश्योरेंस मिलेगा कि ये सब जो काम है वो बराबर से हो रहा है कि नहीं हो रहा। दूसरा, वो क्या करेगा, रिस्क को मैनेज करेगा। इट विल हेल्प इन व्हाट, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क को मैनेज करना मतलब क्या होता है, रिस्क को मैनेज करना मतलब टू आइडेंटिफाई द रिस्क्स and put in place adequate safeguards to mitigate those risks। रिस्क मैनेज करना, रिस्क मैनेज मतलब रिस्क को ढूंढना और उसके ऊपर ऐसे कंट्रोल्स लगाना जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, उस रिस्क को मिटिगेट करना। तो वो रिस्क मैनेजमेंट बराबर से हो रही कि नहीं हो रही, इसके ऊपर भी वो मैनेजमेंट को अश्योरेंस देगा। साथ ही साथ इट विल ऑल्सो हेल्प इन व्हाट,
द गवर्नेंस मैकेनिज्म, बराबर. इट विल एनहांस व्हाट, इट विल एनहांस व्हाट, द गवर्नेंस, बराबर, टू अचीव द, मतलब क्या बोलते हैं उनके जो गोल्स है, एनहांस गवर्नेंस एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. ये सब अचीव हो रहा कि नहीं. अब गवर्नेंस मतलब क्या, ट्रांसपेरेंसी, प्रॉपर रिकॉर्डिंग, ओवरसाइट बाय मैनेजमेंट, इसको सबको अपन बोलते हैं गवर्नेंस भाई. तो ये सब काम और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स, कि काम सब बराबर से हो, बराबर के नहीं, उसके बाद एफिशिएंसी हो, लॉस को कंप्लाई हो, एसेट्स प्रोटेक्ट हो. तो जितने भी जो भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, ये सब भाई आप अचीव कर रहे हो नहीं कर रहे हो, इसके लिए क्या मिलेगा आपको, एक अश्योरेंस मिलेगा. उस रिपोर्ट से अपने को क्या हो जाएगा ना, पता चलेगा कि ये सब जो काम है ये बराबर से अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है. बात समझ में आई क्या आपको? ये यहाँ पे बातचीत होती है कि इट विल, यू नो, इंटरनल ऑडिटर आएगा और ये ऐसा बढ़िया से एकदम भाई काम करेगा, रिपोर्ट देगा अपने को, अश्योरेंस सर्विसेज. और वो क्या बोलता है, सिर्फ ये अश्योरेंस नहीं, अश्योरेंस के साथ साथ ये जो है ना भाई, क्या बोला, अगर कहीं पे आपको लगता है कि इंटरनल ऑडिटर को, आपको जब मैं रेफरेंस दूंगा तो आप मतलब इंटरनल ऑडिटर, तो यहां पे क्या होगा ना कि कहीं पे भी आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है, तो ये क्या करेंगे, दे विल ऑल्सो रिसोर्ट टू व्हाट, द कंसल्टिंग एक्टिविटी. क्या करेंगे लोग, दे विल ऑल्सो रिसोर्ट टू कंसल्टिंग, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज द एडवाइजरी सर्विसेज, बराबर. ये एडवाइजरी एक्टिविटी या कंसल्टिंग एक्टिविटीज भी ये लोग क्या करेंगे, दे विल डू दिस. मतलब कहाँ क्या कंट्रोल होना चाहिए, बराबर के नहीं. ये आपको सिर्फ अश्योरेंस नहीं, अश्योरेंस के साथ साथ दे विल ऑल्सो हेल्प यू इन गिविंग व्हाट, द कंसल्टेशन, बराबर के नहीं, कि ताकि आपको ये सब मदद करे. हाँ, बट प्रोवाइडेड, क्या इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मैं आपको कंसल्टेशन दे रहा हूं और वही कंसल्टेशन अगर आपको चेक करने के लिए बोले तो फिर मजा नहीं. मतलब वो उसका इंडिपेंडेंस अफेक्ट नहीं होना चाहिए, उसके इंडिपेंडेंस पे उसका इंपैक्ट नहीं आना चाहिए, सेल्फ रिव्यू थ्रेट नहीं होना चाहिए, प्रोवाइडेड इज इट डज नॉट कॉम्प्रोमाइज व्हाट इज इंडिपेंडेंस, प्रोवाइडेड it does not compromise his independence. ये उसके इंडिपेंडेंस पे कहीं पे भी कुछ बाधा नहीं आनी चाहिए. तो एक क्या करेगा, वो इंटरनल ऑडिटर आएगा, चेक करेगा, रिपोर्ट देगा, भाई अश्योरेंस बढ़ेगा. दूसरा क्या कहता है कि उसी के साथ साथ आपने क्या करना है, आपने उन्हें एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करना है, एडवाइस करना है कि भाई यहाँ पे आप कुछ कंट्रोल्स लगा सकते हो, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, आपको ओवरकम कर सकते हो, बराबर है. तो कौन से इंटरनल कंट्रोल्स लगे हैं, उसको हम लोग कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. तो ये सारी बातें जो है आपको कर सकते हो, प्रोवाइडेड क्या बोला, उसका जो इंडिपेंडेंस है, नॉट कॉम्प्रोमाइज व्हाट, द इंडिपेंडेंस, नॉट कॉम्प्रोमाइज व्हाट, द इंडिपेंडेंस, बराबर. वो चीजें आपने ध्यान में रखनी है, कहीं पे भी उसका इंडिपेंडेंस जो है वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए. क्या ये आपको बात समझ में आ गई दोस्तों? एब्सोल्युटली यस सर, ये एकदम क्लियर है. अभी सर ये जो बातें जो हम लोग कर रहे हैं, तो सर इसमें इसका स्कोप क्या होगा, मतलब ये एक्टिविटीज वो करेगा, अश्योरेंस देगा, कंसल्टिंग एक्टिविटीज देगा. तो अभी सर ये इंटरनल ऑडिटर को जो बुलाया जा रहा है, तो सर हमें एक सवाल ये आ रहा है कि इसका स्कोप क्या होगा, मतलब सर वो कौन से एक्टिविटीज को देखेगा. तो इधर बच्चों ध्यान में रखना कि हिज एक्टिविटीज जो है, मतलब एकदम ब्रॉड है, इसका स्कोप जो है ना, क्या बोल रहा हूं मैं, इसका स्कोप एकदम ब्रॉड है. ये फोकस ध्यान में रखने का कि ब्रॉड है मतलब क्या सर. तो भाई कहना ये चाह रहा हूं कि क्या ये यहां पे फाइनेंशियल एक्टिविटीज
या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, क्या ये फाइनेंशियल एक्टिविटी या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस देखेगा? हाँ, यस, ये फाइनेंशियल एक्टिविटीज और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को देखेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट सवाल ये है कि क्या सर वो सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस तक ही सीमित रहेगा क्या? तो आंसर इज नो। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के साथ साथ यहां पे इंटरनल ऑडिटर ही विल ऑल्सो चेक व्हाट इज द ऑपरेशनल एक्टिविटीज, ये ऑपरेशनल एक्टिविटीज भी चेक करेगा। दैट इज द डिफरेंस। देखो फाइनेंशियल ऑडिटर, ये आपको डिफरेंस समझ में आना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल ऑडिटर मतलब जो हम लोग एक्सटर्नल ऑडिटर या हम लोग जो एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर की हम लोग बातचीत करते हैं, सो ये एक्सटर्नल ऑडिटर, ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर, ये इंटरनल कंट्रोल्स को देखता है, बट वो वही इंटरनल कंट्रोल्स को देखता है जो उसके लिए रेलेवेंट है एज एन ऑडिटर। एक्सटर्नल ऑडिटर की बात कर रहा हूं, बट इधर ऐसा नहीं है। ये जो यहां पे इंटरनल ऑडिटर है, ये इंटरनल ऑडिटर क्या करेगा? ये इंटरनल ऑडिटर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को भी देखेगा, ऑपरेशनल एक्टिविटीज को भी देखेगा, बराबर है। और साथ ही साथ अगर वो इंटरनल कंट्रोल्स इफ इट इज इन रिलेशन टू कंप्लायंस विथ लॉज एंड रेगुलेशंस, तो वो भी देखेगा। अगर वो यहां पे कंप्लायंस विथ लॉज एंड रेगुलेशंस अगर है, तो ये कंप्लायंस विथ लॉज एंड रेगुलेशंस वाला कामकाज भी देखेगा। समझा क्या बात को? सो ये पूरा पूरा जो स्कोप है ना, ये जो है इंटरनल ऑडिटर का स्कोप है। आई बात समझ में आपको? सो ये सब बातें उसको ध्यान रखना है। तो उसका स्कोप जो है एकदम ब्रॉड है, बराबर। तो एकदम ब्रॉड है इसका स्कोप। और अगर आप ऑडिट कर रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का या कुछ ऐसा, तो यहां पे आपको याद होगा एसए नंबर 610, यूजिंग वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट, यहां पे ये इंटरनल ऑडिटर के स्कोप को डिफाइन करता है। तो ये आप ध्यान में रखना, बस ये मैं हटा देता हूं यहां से कि एसए नंबर 610 डिफाइंस द स्कोप ऑफ व्हाट, की इंटरनल ऑडिट फंक्शन की उसने क्या क्या करना है। तो वो ध्यान में रखना, 610 जो है वो काम में आता है। सो अश्योरेंस देने वाला काम करता है, कंसल्टिंग वाला काम करता है, बराबर है। और इसके स्कोप में ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ऑपरेशनल एक्टिविटीज, कंप्लायंस विथ लॉज एंड रेगुलेशंस, तो ये सब सब कुछ कवर करेगा। मतलब फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, एवरीथिंग एवरीथिंग, ठीक है ना? सो इधर में अगर आपको बस चाहिए तो इधर अपन लिख देते हैं कि इंटरनल ऑडिटर का जो स्कोप है, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप एज पर एसए 610। सो क्या क्या करेगा वो एसए 610 के हिसाब से? एसए 610 के हिसाब से क्या क्या काम करेगा? तो यहां पे फर्स्ट पॉइंट आप समझिए, देयर विल बी व्हाट, एज सिंपल एज दैट, मॉनिटरिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। भाई इंटरनल कंट्रोल्स बराबर से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे वो देखूंगा, जाहिर सी बात है। फिर उसके बाद फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन को हम लोग एग्जामाइन करेंगे कि वो सब काम बराबर से है कि नहीं। फिर ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन, बराबर काम करने की तरीके वगैरह, उसके बाद अपन क्या करेंगे, उनके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को देखेंगे। ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन के बाद ऑपरेटिंग एक्टिविटीज देखेंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मतलब कि उसमें इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस है या नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे अबाउट व्हाट, कंप्लायंस विथ लॉज एंड रेगुलेशन। फिर उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट, जो अभी हम लोग ने ऑलरेडी बात कर ली थी इधर, ये सब बातें,
यही सब बात है। रिस्क मैनेजमेंट एंड आखिरी में वी टॉक अबाउट इज व्हाट, गवर्नेंस। बस ये सब किसके हिसाब से है? सो दोस्त, ये सब एक्टिविटीज है एज पर कि भाई 610 में उसको ये सब काम करना। तो करना तो अश्योरेंस में किसके ऊपर अश्योरेंस देना है? इंटरनल कंट्रोल्स। तो ये यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल्स आया क्या? ये इंटरनल कंट्रोल्स। रिस्क मैनेजमेंट आया क्या? रिस्क मैनेजमेंट। गवर्नेंस आया क्या? गवर्नेंस आया। फिर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में आपके कौन से आते हैं? फाइनेंशियल, ऑपरेशनल, कंप्लायंस विथ लीगल। तो ये जो है ये अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। ये क्लियर है? तो ये स्कोप में ये इधर भी हमने उसके बारे में बातचीत कर ली। बस वो अलग से क्यों लिखा हमने कि दोस्त ये पता होना चाहिए कि दैट इज एज पर व्हाट, एसे नंबर 610। क्लियर है? सो ये जो है ये काम करता है कौन भाई? इंटरनल ऑडिटर। यहां तक कोई क्वेरी डिफिकल्टी है क्या? बताओ। क्लियर है एकदम? यस सर। अभी यहां से हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर ये लिखेंगे एकदम बढ़िया सा कॉन्सेप्ट। क्या है, मेरे को थोड़ा सा डेकोरेशन और अच्छा करने को मजा आएगा। एक नंबर। तो एक एक फ्रेम में आ गया ना ये, बराबर है क्या? सो अब यहां पे अपन क्या बोल रहे हैं? मॉनिटरिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, मतलब कोई भी इंटरनल कंट्रोल्स बराबर से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मॉनिटरिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स में अपन यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं कि इन्वेंट्री काउंट प्रोसीजर्स। इन्वेंट्री काउंट प्रोसीजर्स, ये इन्वेंट्री काउंटिंग भाई बराबर से हो रहा है या नहीं हो रहा, वो देख लो। आई बात समझ में? सो वो देख लो भाई, इन्वेंट्री काउंट प्रोसीजर्स सारे काम बराबर से हो रहे कि नहीं हो रहे? बराबर है। फिर उसके बाद अपन क्या बोलेंगे? यहां पे फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो हम लोग क्या बोलेंगे? अपने को रिकॉर्ड्स को चेक करने का है, क्योंकि रिकॉर्ड्स में मतलब जो भी परचेस के, सेल्स के, रिकॉर्ड ऑफ सेल्स, परचेस, तो ये अपनी फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन है, तो वो बराबर से हो रही है या नहीं हो रही है? बराबर के नहीं? फिर उसके बाद ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अपन बोल सकते हैं अबाउट व्हाट, यूसेज ऑफ रॉ मटेरियल। इसमें कहीं वेस्टेज तो नहीं कर रहे ना? यूसेज ऑफ रॉ मटेरियल। कंप्लायंस विथ लॉज एंड रेगुलेशन, अगर अपन बात करें कि कुछ नए टैक्स लॉज आ गए, बराबर है कि नहीं, तो वो आपको देखने। हम लोग ने डिजिटल ऑडिट चैप्टर में देखा था प्राइवेसी लॉज है, तो वो आपको देखना है, बराबर के नहीं? फिर उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट की अगर बात करें, सो हम लोग को क्या देखना है कि आपने आइडेंटिफाई करना है रिस्क को, आइडेंटिफाई एंड मिटिगेट रिस्क, जिससे कि हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस आप कर रहे हो, रिलेटेड पार्टीज के साथ है, नॉन रूटीन ट्रांजैक्शंस है, अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस है, तो उनमें जो रिस्क आ सकती है वो आप रिस्क को कैसे मिनिमाइज कर सकते हो, कैसे मिटिगेट कर सकते हो, उसके बारे में बात होगी। एंड गवर्नेंस की अगर बात करें तो वही अपने जो एथिक्स है एंड वैल्यूज है, प्रिंसिपल्स है, तो क्या लोग उसे फॉलो कर रहे हैं क्या? क्योंकि आप समझो, इंसान के नियत के ऊपर, मैं जो लाइन बोल रहा हूँ बहुत भारी है, इंसान के नियत के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, समझे नहीं? इंसान की नियत, योर एथिक्स, योर वैल्यूज इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कंट्रोल। मतलब अगर दुनिया में कोई कंट्रोल नहीं है, बट अगर आपका जमीर नहीं मान रहा है कि ये मैं गलत काम नहीं करूंगा, कंट्रोल भले ही नहीं है तो भी आप गलत काम नहीं करोगे, बिकॉज द इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स कैन नॉट गो बियॉन्ड द एथिक्स एंड वैल्यूज। इंग्लिश में भी बोल दिया, द इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स कैन नॉट गो बियॉन्ड द एथिक्स एंड वैल्यूज। आपकी नियत के से बढ़ के कोई कंट्रोल नहीं है। नियत साफ है
दुनिया में कोई कंट्रोल ना हो भाई, बढ़िया एकदम सब काम अच्छे। तो ये सब काम अपने को देखना है। सो ये ऐसे 610 में इसके बारे में कहा है। और जनरली एक इंटरनल ऑडिटर इन सारी चीजों को कंट्रीब्यूट करता है। क्या ये आपको बात समझ में आई क्या दोस्तों? बढ़िया एकदम, मजा आ गया ये तो। आइए जरा हम लोग देखते हैं क्या क्या पढ़ना है अपने को। डेफिनेशन ऑफ इंटरनल ऑडिट। सो इंटरनल ऑडिट प्रोवाइड्स व्हाट? इंडिपेंडेंट अश्योरेंस ऑन व्हाट? effectiveness of internal controls, yes sir. Risk management processes, yes sir. Enhance governance, yes sir. Achieve organizational objectives। क्या ये हमने बातचीत कवर करी इधर? या the nature of internal audit go beyond assurance to include what? Advisory and consulting activities। बराबर। It does not compromise independence of the, so provided it does not compromise what? The independence। नॉट कन्फाइंड टू द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। कन्फाइंड मतलब क्या? नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू। नॉट कन्फाइंड मतलब क्या कहेंगे? इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इंक्लूड व्हाट? रिव्यू ऑफ ऑपरेशनल एक्टिविटीज, अंडरलाइंग इंटरनल कंट्रोल्स, बराबर के नहीं, कंप्लायंस विथ लॉज एंड रेगुलेशन, सब आता है 610 में। ये बातें हम लोग ने जो लिखी है, और ये अलग अलग एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए। मैंने कुछ अलग एग्जाम्पल्स दिए, यहाँ कुछ अलग एग्जाम्पल्स दिए हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? इसको नोट करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग वो एग्जाम्पल से उसको पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ेंगे मतलब, और फिर उसके बाद अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट राइटिंग बच्चों। अच्छे से लिखना रे बच्चों।
चलो आ रही है आप लास्ट 2 मिनट्स। चलो, तो क्या अभी हम लोग यहां से आगे बढ़ सकते हैं? ओके, चलिए। सो फटाफट अभी आप इस एग्जाम्पल्स को, जो ये है, ये तो हमने लिख लिया, समझ लिया इसको कि कौन से एक्टिविटीज है। जनरली इंटरनल कंट्रोल, फाइनेंशियल, ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस। तो ये सारी बातें जो है हम लोग ने चेक कर ली। अभी ये जो है, ये दिख रहा है आपको, इंडिकेटिव ऑब्जेक्टिव्स एंड scope of this: monitoring of internal controls, financial and operating information, operating activities, laws, regulation, risk management, governance। ये सारे यहां पे आपको दिख रहे हैं एग्जाम्पल। सो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि आपसे कहेंगे कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स है आप एक बार पढ़ लो क्विकली, हरी अप। चलो, सो लेट्स गो अहेड फ्रॉम हियर नाउ। और अब अपन बात करेंगे एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविजंस ऑफ इंटरनल ऑडिट एज पर कंपनीज एक्ट 2013। तो लेट्स नाउ डिस्कस अगला सेक्शन। किसके बारे में बात कर रहे हैं अगले सेक्शन में? सो यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर 138, एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑडिट। सो अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं दोस्तों सेक्शन नंबर 138, एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑडिट। सो क्या होता है यहां पे, इंटरनल ऑडिट की जो बात हो रही है यहां पे। सो देर आर सर्टेन क्लास ऑफ कंपनीज जिसको ये इंटरनल ऑडिट वाला जो प्रोविजन है ये एप्लीकेबल होता है। सो ये कौन से क्लास ऑफ कंपनीज है, आइए जरा इसके बारे में स्टडी करते हैं।
सो यहाँ पे 3 टाइप ऑफ कंपनीज की हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट, पहले आराम से समझना, लिखने के लिए टाइम दूंगा, नोट्स बढ़िया से मेंटेन करना दोस्त, ठीक है ना। अभी आप लोग फाइनल में हो तो आपको अब बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वैसे भी बैच के वेरी एंड में आ चुके हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सो अभी अपन बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट, लिस्टेड कंपनीज। किसकी बात कर रहे हैं अपन, लिस्टेड कंपनीज। सो लिस्टेड कंपनीज के लिए क्या बोल रहे हैं यहां पे, आंखें बंद करके लिस्टेड कंपनीज को ये प्रोविजंस जो है ये एप्लीकेबल है। दैट इज टू से एवरी लिस्टेड कंपनी इज रिक्वायर्ड टू गेट इंटरनल ऑडिट डन बाय डिफॉल्ट। एवरी लिस्टेड कंपनी को इंटरनल ऑडिट क्या है दोस्तों, मैंडेटरी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो कोई कंडीशन नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं बच्चों। सो एवरी लिस्टेड कंपनी इज रिक्वायर्ड टू गेट देयर इंटरनल ऑडिट डन। अब उसके बाद सेकेंड पॉइंट जो हम लोग बात करते हैं वो है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज। सो जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज है उनके लिए क्या कंडीशन है, तो इनके लिए कंडीशन, ये इंटर में भी आपने पढ़ा हुआ ये सेक्शन, ठीक है। सो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए कंडीशंस क्या है, डी पी बी टी, द पीबीटी, द प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं, द पीबीटी। क्या बोलते हैं द पीबीटी, 25 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ एंड 200 करोड़, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू एंड ग्रेटर देन, ठीक है। सो यहां पे क्या बोल रहे हैं अपन, यहां पे ईदर दिस और दिस और दिस, बराबर के, द पीबीटी, डिपॉजिट्स, पेड अप शेयर कैपिटल, बोरोइंग्स, टर्नओवर, बराबर है। इनमें से अगर कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो क्या हो जाएगा, यहां पे इन्हें इंटरनल ऑडिट जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। क्लियर है एकदम, यस। तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज के लिए क्या क्या कंडीशन लगी हुई है, डिपॉजिट्स, पेड अप शेयर कैपिटल, बोरोइंग्स, टर्नओवर, इनमें से कोई एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो इन्हें एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इसको याद कैसे करेंगे, द पीबीटी गोज ऑन डबलिंग। क्या बोलना है अपने को, द पीबीटी गोज ऑन डबलिंग। 25 को डबल करो 50, 50 को डबल करो 100, 100 को डबल करो 200। क्लियर है एकदम, यस सर। सो पी मतलब पेड अप शेयर कैपिटल, डी मतलब क्या बोलने का अपने को, डिपॉजिट्स, बी मतलब क्या बोलेंगे यहाँ पे, बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, राइट, एंड टी मतलब क्या कहेंगे, टर्नओवर। सो इनमें से कोई भी चीज अगर वो कंडीशन पूरी हो जाती है तो क्या हो जाएगा, इसे एप्लीकेबल हो जाएगा। और लास्ट में हम लोग क्या कहते हैं, लास्ट में वी टॉक अबाउट इज दी प्राइवेट कंपनीज। किसकी बात करेंगे दोस्तों, लास्ट में वी टॉक अबाउट इज दी प्राइवेट कंपनीज। तो इधर क्या होता है प्राइवेट कंपनीज के लिए, वी हैव टू चेक ओनली 2 थिंग्स। वो कौन सा है, ओनली बोरोइंग्स एंड टर्नओवर। सो इधर अगर क्या कहते हैं कि अगर प्राइवेट कंपनीज को लास्ट सिर्फ 2 कंडीशन, बोरोइंग्स वाला और टर्नओवर वाला। सो अगर कोई भी लोन्स, बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या टर्नओवर ये प्रिस्क्राइब लिमिट को 100 और 200 का फुलफिल करता है तो इसे क्या हो जाएगा, प्राइवेट कंपनीज को सेक्शन नंबर 138 एप्लीकेबल हो जाएगा। क्लियर है एकदम, यस सर। सो ध्यान में रखना, यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपन नोट करते हैं।
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट पॉइंट, if any one condition is satisfied, audit is applicable। मतलब आप समझिए, इन ऑर्डर टू क्लेम एग्जेम्पशन ऑल दिस शुड बी बिलो द लिमिट। कोई एक भी अगर उस लिमिट को एक्सीड कर गया ना, तो फिर भाई ऑडिट क्या हो जाएगा, आपको एप्लीकेबल हो जाएगा। ऑडिट ना एप्लीकेबल होने के लिए क्या होना चाहिए, सारे बिलो द लिमिट होना चाहिए। क्लियर एकदम बात। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, डी माने डिपॉजिट्स। डी मतलब क्या बोल रहे हैं यहां पे, डिपॉजिट्स। सो डिपॉजिट्स के लिए जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, बराबर के। सो ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल, मतलब पिछले साल का, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। मतलब आप समझिए बात को, दिस इज फाइनेंशियल ईयर 1 एंड दिस इज फाइनेंशियल ईयर 2। अपने को चेक करने का है कि फाइनेंशियल ईयर 2 को इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए अपने को फाइनेंशियल ईयर 1 में क्या देखना होगा कि डिपॉजिट्स कहीं पे भी अगर टच भी कराना, अगर इधर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, वो क्या बोला, अगर वो 25 करोड़ को एक्सीड कर गया ना एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, इधर इफ इट इज, क्या बोला सर ने, ग्रेटर देन 25 करोड़, इधर ग्रेटर देन 25 करोड़ हो गया ना, तो क्या हो जाएगा, अपन को इस पर्टिकुलर ईयर में, फाइनेंशियल ईयर 2 में ऑडिट क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा। तो डिपॉजिट्स का वो फंडा है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। सेम वे में अगर अपन बात करते हैं अबाउट बोरोइंग्स, बराबर के नहीं। सो बी माने क्या, बोरोइंग्स। सो बोरोइंग्स का भी सेम फंड, बोरोइंग्स का भी क्या बोलता है, सेम, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल। सो इधर ऊपर देखने का अपने को, बोरोइंग्स का अमाउंट क्या है अपने को, एट ग्रेटर देन और इक्वल टू बोला है 100 करोड़। सो इधर बोरोइंग्स पे आपने फोकस करना है कि इधर क्या बोला उसने, इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। बोरोइंग के लिए क्या बोला, इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। इधर ग्रेटर देन नहीं है, इधर क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ये फोकस करने का, इधर ग्रेटर देन 25 करोड़, इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 करोड़। वो छोटा सा पॉइंट है, उधर ध्यान में रखना बोरोइंग्स के लिए। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट अपन क्या नेक्स्ट चेक करने का है, पी मतलब अपन क्या बोल रहे हैं दोस्त, पी मतलब क्या बोलना है अपने को, पेड अप शेयर कैपिटल। सो पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है ना। तो सॉरी मैंने उल्टा करा है इधर, लेट मी चेक, मिस्टेक हो गया है। पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ और मोर, 50 करोड़ मोर एक्सीडिंग, हाँ। सो माय बैड, गलत बोला मैंने, कम ऑन सर, सॉरी।
ये ध्यान में रखना, डिपॉजिट्स ग्रेटर देन और इक्वल टू, पेड अप शेयर कैपिटल ग्रेटर देन और इक्वल टू, बोरोइंग्स इफ ग्रेटर देन, टर्नओवर ग्रेटर देन और इक्वल टू। रियली वेरी सॉरी। सो यहां पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 25 करोड़, बट बोरोइंग्स के लिए क्या बोला, इट इज ग्रेटर देन 100 करोड़। ठीक है, सो बोरोइंग्स का एक बार ध्यान देना बस, इट इज ग्रेटर देन, माई मिस्टेक। सो सारी चीजों के लिए क्या बोला है, डिपॉजिट्स ग्रेटर देन और इक्वल टू, पेड अप शेयर कैपिटल ग्रेटर देन और इक्वल टू, बोरोइंग्स ग्रेटर देन, टर्नओवर ग्रेटर देन और इक्वल टू। स्पेसिफिकली उसने क्या बोला, बोरोइंग्स शुड बी व्हाट, ग्रेटर देन। ठीक है, क्योंकि क्या है, देख इधर इधर फोकस कर, इधर क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना, 50 करोड़ और मोर, 50 करोड़ और मोर, रुपीज 50 करोड़ और मोर। इधर लोन्स और बोरोइंग्स के लिए क्या बोला है, ये वाला पॉइंट इधर ध्यान रख, ये एक्सीडिंग लिखा है, बट आगे भले ही और मोर लिखा है, बट भाई एक्सीडिंग जब तुम बोल रहे हो, मतलब एक्सीडिंग होगा तो वो और मोर का कोई तो कोई सेंस ही नहीं है ना। तो इसीलिए यहां पे इट इज व्हाट, ग्रेटर देन, बट इधर ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर ग्रेटर देन इक्वल टू 50 करोड़, 25 करोड़ और मोर, ऐसा। अंडरस्टूड क्या बच्चों? सो ये ऐसा है। सो डिपॉजिट्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, बोरोइंग्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, पेड अप शेयर कैपिटल बराबर एट 31st March ऑफ प्रीसीडिंग ईयर। ठीक है, एंड लास्ट में टी मतलब अपन बोल रहे हैं क्या, टर्न ओवर, अगेन एट ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। मतलब क्योंकि टर्नओवर तो क्यूमुलेट होके टोटल होके आता है ना, ऐसा। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना। सो डिपॉजिट्स ग्रेटर देन और इक्वल टू, ध्यान में रखना, डिपॉजिट्स ग्रेटर देन और इक्वल टू, पेड अप शेयर कैपिटल ग्रेटर देन और इक्वल टू, बोरोइंग्स ग्रेटर देन, टर्नओवर ग्रेटर देन और इक्वल टू। क्लियर एकदम? यस। नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो अपन बात कर रहे हैं, 6th पॉइंट इज हु कैन बी, ध्यान से पढ़ना, हु कैन बी द इंटरनल ऑडिटर। इसका क्वालिफिकेशन क्या है सर, ये इंटरनल ऑडिटर आखिर कौन होगा, हु कैन बी द इंटरनल ऑडिटर। सो बेटा यहां पे फोकस करना, इंटरनल ऑडिटर, ही कैन बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट in or not in practice. Point number 1, he can be a chartered accountant in or not in practice. Number 2, he can be a cost accountant, again in or not in practice, or he can be an employee of company। यही नहीं, अभी और है, सुनिए, he can be any other professional जो बोर्ड को सही लगे, आई बात समझो, जो मैनेजमेंट को सही लगे, आई बात समझो। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या बोल रहे हैं यहां पे, कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक कॉस्ट अकाउंटेंट, भले ही वो प्रैक्टिस में ना हो, वो फिर भी क्या कर सकता है, इंटरनल ऑडिट कर सकता है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, भले ही वो क्या ना हो,
वो प्रैक्टिस में ना हो वो कर सकता है। एक एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी भी इंटरनल ऑडिट कर सकता है अंडर सेक्शन 138। सही बात है एकदम, यस। सो ऐसी कुछ बात है, और वो एक मैनेजमेंट का हिस्सा होना बहुत जरूरी है, उसको इज्जत उतनी देनी चाहिए, बट वो ध्यान में रखना है। क्लियर है एकदम, यस। इसमें ट्रांजिशन प्रोविजन है, बट कह रहा वो एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि समय बहुत हो चुका है, उस कंपनीज एक्ट को एप्लीकेबल हो गया। So this is, my dear friends, a simple summary of what section number 138 to whom it is applicable, listed, unlisted and private companies। आइए जरा इसके बारे में बातचीत करें। Applicable to every listed, unlisted public company, private company, जिसमें हमने देखा कि सिर्फ कौन से टर्नओवर और बोरोइंग्स वाला कंडीशन एप्लीकेबल है। 6 मंथ्स का ट्रांजिशन पीरियड है, बट वो अभी खैर एप्लीकेबल नहीं है। He can be a chartered accountant, cost accountant, practice or not. Other professional as may be decided by the board. May be an employee of the company. He must be the part of what the management and not merely an assistant. Clear एकदम, yes sir। यहां तक उम्मीद कर रहा हूं आपको बढ़िया एकदम अच्छे से समझ में आ गया। फटाफट ये समरी जो है दोस्तों हम लोग नोट करेंगे, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड ऑन इंटरनल ऑडिट 210, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, चल।
चलिए, सो लेट्स प्रोसीड फ्रॉम हियर नाउ। आगे बढ़ते हैं। सो नाउ वी गो अहेड एंड डिस्कस कि स्टैंडर्ड ऑन इंटरनल ऑडिट। अभी मैंने आपसे क्या बोला था लेक्चर जब स्टार्ट कर रहे थे उससे पहले, कि भाई ये जो हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, ये हम खुद काम कर रहे हैं। जैसे हम लोग एकदम सीरियसली क्या बोलते हैं उसको, एसेस पढ़ते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट के, वो सब हम लोग कितना मन लगा के पढ़ते हैं। वैसे ही अभी ये स्टैंडर्ड ऑन इंटरनल ऑडिट, सिया को ध्यान में रखना। सिया 210, सिया स्टैंडर्ड ऑन इंटरनल ऑडिट, सिया को ध्यान में रखो। इसमें ये स्टैंडर्ड क्या बोलता है, इट टॉक्स अबाउट मैनेजिंग द इंटरनल ऑडिट फंक्शन। द इंटरनल ऑडिट फंक्शन का मतलब क्या होता है, द एंटायर एक्टिविटी, द वर्क, द एक्टिविटीज जो हम लोग बात कर रहे हैं ना यहाँ पे। इंटरनल ऑडिट फंक्शन मतलब क्या, सो इंटरनल ऑडिट फंक्शन मतलब हम बात कर रहे हैं बेटे अबाउट दी एक्टिविटीज, द एक्टिविटीज ऑफ द इंटरनल। सो ये इधर लिखा है देखो, दे परफॉर्म अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स एज आउटलाइन इन इट्स चार्टर और टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। तो ये जो सारा जो कामकाज है, ये इन्हें क्या करना है, इन्हें इन्हें बढ़िया तरीके से क्या करना है, उसे मैनेज करना है, उसे इन सारी एक्टिविटीज को ध्यान से देखना है। सो व्हाट आर दीज एक्टिविटीज, चलिए आइए इनके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। तो पहले तो आप ध्यान में रखना कि ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। सो वी आर टॉकिंग अबाउट एसे नंबर, सॉरी एसे नहीं, SIA 210। सो ये इसके बारे में बात हो रही है, सिया। सो इधर क्या बोल रहा अपन ने, सबसे पहले पहले बेसिक एकदम रीड कर, फिर स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसका याद हो जाएगा, पहले समझो। दे हैव टू डिफाइन व्हाट, पूरे एक्टिविटीज को मैनेज करना है तो भाई पहले प्लान बना, उस प्लान में क्या काम करना है आपको और क्या मेथोडोलॉजी रहेगी आपकी। तो आपने इसको क्या करना है, एक डिफाइन करना है पूरा आपका प्लान, स्कोप, राइट, ऑल दिस थिंग्स आर टू बी व्हाट डिफाइंड। ये पूरा आपने डिफाइन करना है, ओवरऑल प्लान, स्कोप, मेथोडोलॉजी, एवरीथिंग। ये पूरा होने के बाद यू हैव टू ओवरसी एंड मॉनिटर। एक बार आपका जो टास्क है आपने उसको डिसाइड कर लिया, फिर जो भी पूरा जो कामकाज हो रहा है आपका, आपने क्या करना है, उसको ओवरसी और मॉनिटर करना है। वेरियस असाइनमेंट्स, वो असाइनमेंट्स का प्रॉपर प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, रिपोर्टिंग ऑफ फाइंडिंग्स एंड सब्सिक्वेंट क्लोजर ऑफ द रिपोर्टेड ऑब्जर्वेशंस। मतलब सब्सिक्वेंट क्लोजर मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सो वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द फॉलो अप। सब्सिक्वेंट क्लोजर मतलब फॉलो अप करना, और जैसा जो आपने रिकमेंडेशन दिया है वो होना चाहिए। सो पहले डिफाइन करो काम को, जो काम आपका डिफाइन हो चुका है उसके ऊपर आपने क्या करना है, ध्यान रखना है, निगरानी रखनी है कि क्या वो सारे जो इवेंट्स है वो प्रॉपरली प्लान, एग्जीक्यूट, रिपोर्ट हो रहे हैं नहीं। क्योंकि प्लान होगा, फिर एग्जीक्यूट होगा और रिपोर्ट होगा, और फिर जो रिपोर्ट में जो आपने सजेशंस दिए थे, याद है आप कंसल्टिंग एक्टिविटी भी करते हो, तो उसका प्रॉपर क्लोजर हुआ या नहीं हुआ। अब ये पूरा काम करने के लिए दोस्तों क्या कह रहे हैं अपन, ये पूरा काम होने के लिए इन पॉइंट ए एंड बी अब क्या होना चाहिए, इधर अपन क्या बोलते हैं, इधर क्या बोल रही है कि ये पूरा काम को आपने करने के लिए यू हैव टू प्लान, एक्वायर, एंगेज एंड रिव्यू। क्या करना है आपको, आपने प्लान करना है, एंगेज करना है, यू हैव टू प्लान, एक्वायर, एंगेज एंड रिव्यू। क्या, परफॉर्मेंस, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट of professional staff, talent and other resource to achieve its objective। मतलब आपको यहां पे जो है वो ह्यूमन रिसोर्सेस आपको लगेंगे।
सो व्हाट यू नीड ओवर हियर इज द ह्यूमन रिसोर्सेस. सो वो जो काम आपने करना है, सो यू हैव टू इवेल्युएट देयर परफॉर्मेंस, बराबर प्लान करना है, ट्रेनिंग देना है उनको, तो ये सब काम जो है आपने करना है. फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, आइडेंटिफाई, सोर्स, एंगेज एंड मैनेज व्हाट द एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स एंड टेक्निकल सॉल्यूशंस इफ रिक्वायर्ड. अगर कोई बाहर के लोग भी चाहिए तो communicate and engage with all the key stakeholders and develop and maintain the quality evaluation. क्वालिटी को मेंटेन करो एंड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, क्वालिटी एंड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम. सो ये जो है ये बात होगी. सो क्या यहां पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं. सो नाउ वी टॉक अबाउट इज स्टैंडर्ड on internal audit. टू 210. सो इधर स्टैंडर्ड ऑन इंटरनल ऑडिट में इसका जो काम है, ये काम क्या है, इट इज टॉकिंग अबाउट मैनेजिंग इंटरनल ऑडिट फंक्शन. तो हाउ इट इज गोइंग टू मैनेज द इंटरनल ऑडिट फंक्शन. चलो क्या क्या पॉइंट्स याद है आपको, बुक में देख के मत बोलो, बिना बुक में देख के बोलो. तो क्या करना है अपने को, सबसे पहले एज एन इंटरनल ऑडिटर हमें क्या करना है, ओवरऑल प्लान बनाना है, ठीक है ना. सो वी हैव टू डिफाइन व्हाट, डिफाइन ओवरऑल प्लान, बराबर है, स्कोप एंड मेथोडोलॉजी. सो ऐसा हम लोग ने एज एन इंटरनल ऑडिटर, ये हमने इंटरनल ऑडिट फंक्शन का ओवरऑल प्लान, स्कोप एंड मेथोडोलॉजी, हमने ये सब काम करना है, ठीक है. फिर उसके बाद यहां पे ये काम को करने के लिए क्या होगा रे बेटा, अभी ये पूरा प्लान, स्कोप वगैरह ये कर लिया, ठीक है. सो इधर अपने को चाहिएगा क्या, लोग चाहिए, ठीक है. अलग अलग टाइप के लोग होंगे. कौन से लोग हैं बता रहा हूं आपको, आ जाओ ध्यान से सुनो, ठीक है. सो इधर दो टाइप के लोग हैं मेरे पास. एक जो है, मेरे को क्या चाहिए, प्रोफेशनल स्टाफ चाहिए और टैलेंट चाहिए. तो ये जो है, दिस इज प्रोफेशनल स्टाफ एंड टैलेंट. ठीक है. और दूसरा जो है, इधर कौन चाहिए अपने को, एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स एंड टेक्निकल सॉल्यूशंस. सो ये लोग होना इधर. एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स एंड टेक्निकल सॉल्यूशंस. तो ये लोग चाहिए अपने को.
तो इसके लिए गाइडेंस क्या बोला था अपने को कि इनको मैनेज करने के लिए क्या क्या काम करना है, ऐसा आई बात समझ में। तो इसके लिए क्या करना है अपने को, तो वी हैव टू इन लोगों के लिए बहुत कलाकारी कर रहा हूं मैं, अलग ही टैलेंट है भाई में। अभी इधर क्या होगा ध्यान से सुनो। तो अगर आपको प्रोफेशनल और टैलेंट चाहिए तो आप लोगों ने क्या करना चाहिए, इस पर्टिकुलर टैलेंट को आपने, जो आपको ये लोग चाहिए, सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू प्लान कि पहले बॉस अपने को कौन से लोग चाहिए, फिर जो प्लान चाहिए उन्हें आप एक्वायर करो, एक्वायर मतलब हायर करो, बराबर कि नहीं। फिर उन्हें आप काम पे लगाओ, एंगेज, एंगेज होने के बाद वो जो काम कर रहे हैं उनके काम को आप रिव्यू करो। एंगेज एंड रिव्यू, सो रिव्यू व्हाट दे आर परफॉर्मेंस। सो पहले प्लान करो कि कौन सा प्रोफेशनल स्टाफ आपको लगने वाला है, उनमें क्या स्किल्स होने चाहिए, कितने लोग लगने वाले हैं, फिर उसके हिसाब से उन्हें एक्वायर करो। एक्वायर करो मतलब क्या, उन्हें हायर करो। तो प्लान करो पहले कितने लोग लगने वाले हैं, फिर उसके बाद उन्हें आप हायर करो। हायर करने के बाद उन्हें काम पे भेजो, और काम पे भेजने के बाद उनका जो काम है उसको रिव्यू करो। डिफिकल्ट है कुछ भी नहीं। तो दिस इज हाउ यू मैनेज द प्रोफेशनल स्टाफ। एंड उसके बाद जो एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स है, बराबर है, टेक्निकल सॉल्यूशंस जो अपने को चाहिए, सो उसमें अपने को क्या करना है, सो अपने को कहां कहां उनकी जरूरत पड़ने वाली है, तो वो पहले एरियाज आप क्या करो, आइडेंटिफाई करो, बराबर है। फिर इन्हें भी आप सोर्स करो, सोर्स करो मतलब फिर से क्या बोलता है वो, आप उन्हें भी हायर करो, ठीक है। और फिर उसके बाद उन्हें एंगेज करो, एंड फिर उसके बाद आप क्या करो, उसे मैनेज करो। क्लियर है एकदम। सो यू आइडेंटिफाई, सोर्स, एंगेज, मैनेज। सेम यहां पे अपन ने इधर ऐसे पॉइंट फॉर्म में लिखूं मैं, इसको भी ऐसे लिखता हूं। पहले आप प्लान करो, फिर आप उसे एक्वायर करो, फिर आप उन्हें एंगेज करो, और फिर उनका जो काम है वो आप रिव्यू करो। दोनों के लिए यही बातें हो गई, सही है एकदम। छोड़ दो, नहीं हो पा रहा मेरे से, कोई बात नहीं। ये अपने को इस प्रोफेशनल टैलेंट को क्या करना है, एक तो पहले प्लान करना है, और यही एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स है उनके लिए क्या करना है, आपने ये फोकस करना है। अभी उसके बाद क्या हो रहा है कि ये जो पूरा पूरा जो काम हो रहा है, इधर अभी अपन क्या करना है, और थोड़ा कलाकारी करेंगे। आप उसे कैसे ड्रॉ करेंगे मालूम नहीं, आप लगे तो लिख देना। अभी इसके ऊपर जो है, ये क्या करना है अभी, यहां पे क्या होता है, ये जो काम है, इधर क्या करना है अपने को, नाउ वी हैव टू ओवरसी,
ये जो पूरा काम कर रहे हैं, अभी अपने पूरा प्लान वैन बनाया, तो अभी इधर क्या बोला था कि ओवरसी एंड मॉनिटर वेरियस ऑडिट असाइनमेंट्स, या प्रॉपर प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, रिपोर्टिंग, फाइंडिंग्स। ये जो भी है, ये दोनों, ये लोग यही काम करने वाले हैं ना, प्रोफेशनल स्टाफ या एक्सपर्ट्स, ये लोग ऐसे ही इसको काम करने वाले। सो अपन यहां पे क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू ओवरसी एंड मॉनिटर, क्या क्या बोला था कि दोज वेरियस एक्टिविटीज, बराबर है कि नहीं, whether they are properly, various assignments are properly planned, ठीक है, प्लान होने के बाद देन दे आर एग्जीक्यूटेड, ठीक है, फिर उसके बाद वी रिपोर्ट द फाइंडिंग्स, एंड देन लास्ट में वी टॉक अबाउट इज द क्या बोलते हैं उसको, क्लोजर ऑफ दोस फाइंडिंग्स, बराबर के नहीं, द ऑब्जर्वेशंस दैट हैज बीन फाउंड। सो ये सब आपको क्या करना है, इसको ये आपने मॉनिटर करना है। ठीक है, तो ओवरसी एंड मॉनिटर, और फिर अब उसके बाद ये पूरा काम में यू हैव टू कम्युनिकेट एंड एंगेज ऑल की स्टेक होल्डर्स, एंड दूसरा पॉइंट, यू हैव टू मेंटेन क्वालिटी एंड improvement program. You have to develop डेवलप एंड मेंटेन अ क्वालिटी एंड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, कि भाई क्वालिटी को इवैल्यूएट करो, एंड सो यू टॉक अबाउट कम्युनिकेट एंड एंगेज, क्वालिटी इवैल्यूएशन एंड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। तो ये जो बात हो रही है, दिस इज व्हाट इज अंडर SIA 210। क्या बोल रहा है यहाँ पे, फोकस करेंगे सब लोग, स्क्रीन पे ध्यान देंगे। सो स्टैंडर्ड ऑन इंटरनल ऑडिट 210 क्या बोल रहा है कि भाई अपने को जो इंटरनल ऑडिट फंक्शन है वो बढ़िया तरीके से क्या करना है, उसको, उस पूरे फंक्शन को अपने को मैनेज करने का है। सो जब हम लोग उस इंटरनल ऑडिट फंक्शन को मैनेज करते हैं तो क्या होता है, तो सबसे पहले आपने डिफाइन करना है ओवरऑल प्लान, स्कोप, मेथोडोलॉजी, पूरा प्लान को मैनेज करना है, तो पहले प्लान करना है। अब उस प्लान में अपने को चाहिए कौन, उस प्लान में अपने को चाहिए प्रोफेशनल स्टाफ, और अपने को चाहिए टैलेंट, उसमें चाहिए अपने को एकदम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स एंड टेक्निकल सॉल्यूशंस। तो उनके वो प्लान में फिर और अपने को उसको प्लान करना है, एक्वायर करना, उनको काम पे लगाना, उसके काम को रिव्यू करना या मैनेज करना, ये सब काम के ऊपर यू हैव टू ओवरसी एंड मॉनिटर दैट इट हैज बीन प्रॉपर्ली प्लान्ड, एग्जीक्यूटेड, रिपोर्टेड एंड क्लोजर ऑफ द सब्सिक्वेंट रिपोर्टेड ऑब्जर्वेशंस। फिर जो भी स्टेक होल्डर्स है उनको आप शामिल कीजिए, और साथ ही साथ एक पूरा सिस्टम ऑफ क्वालिटी आप मेंटेन करके रखिएगा। तो दिस इज व्हाट इज SIA 210, ये बात कर।
इन पॉइंट्स के ऊपर। सही है एकदम। इसको नोट करेंगे अभी अपन। चलो फटाफट इसको नोट करेंगे। हरी अप। चलो हरी अप गाइस, मस्त अच्छे से लिखो, क्रॉस रेफरेंसिंग देना। चलो लास्ट 1 मिनट गाइस। मजा आ गया। चलो भाई, क्या यहां से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं अभी? बिल्कुल सर। सो अभी ये जो है ये इंटरनल ऑडिट फंक्शन है। ये हमने देखा कि दिस इज द वर्क ऑफ व्हाट द इंटरनल ऑडिटर। ये सब उस इंटरनल ऑडिटर को बेटा काम करने का है। एकदम मस्त पे की, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो दिस इज द इंटरनल ऑडिट फंक्शन।
अभी इधर क्या बोला है, नेक्स्ट टॉपिक पहले पढ़ते हैं, फिर ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर मैनेजमेंट फंक्शंस एंड स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिटिंग, इसके बारे में बात करेंगे। ऐसे ही चैप्टर एकदम बढ़िया बढ़िया मजेदार, क्या क्या काम करेगा क्या क्या नहीं करेगा, ऐसा है। इजी है चैप्टर, ऐसे छोटू सा चैप्टर है 20 पन्नों का, जिसमें अपन ने 3 पेज तो ऑलरेडी खत्म कर भी दी। ओके, सो यहां पे क्या बोल रहा है, यहां पे with respect to accounting function and financial records of the organization, what are the responsibilities of internal auditor? क्वेश्चन को ध्यान में रखने का, एक एक चीज, कुछ भी सिलेक्टिव स्टडी नहीं है, सब पढ़ के जाने का। सो इन रिगार्ड्स टू व्हाट वी से इज अकाउंटिंग फंक्शन एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, तो इंटरनल ऑडिटर ने क्या ध्यान में रखना चाहिए, एकदम सिंपल। पहली बात तो एडिक्वेसी ऑफ सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल। भाई फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और अकाउंटिंग फंक्शन को लेके ये ध्यान में रखना है कि क्या इंटरनल कंट्रोल सही से चल रहे हैं क्या नहीं चल रहे, बाय कंटिन्यूअस एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, रिसीट्स, डिसबर्समेंट्स, एंड टू प्रोवाइड एडिक्वेट सेफगार्ड्स अगेंस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। कुछ भी काम गलत हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको देखना है, और ये कैसे चेक करेंगे, बाय सिंपल कंटिन्यूअस एग्जामिनेशन, रिसीट्स, पेमेंट्स, एसेट्स, सेफगार्डिंग सब। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि ये जो आपको देखना है एडिक्वेसी ऑफ सिस्टम, सो दिस शुड बी ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अकाउंटिंग स्टाफ एंड मस्ट नॉट इन एनी वे डाइवेस्ट विथ एनी ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्लेस्ड अपॉन हिम। डाइवेस्ट मतलब टू लेट गो, और टू, हाँ मतलब उसको नजरअंदाज नहीं करना है, उसको हल्के में लेना या उसको छोड़ने देना, बराबर के नहीं। सो ये उसने अकाउंटेंट जो काम कर रहा है ना, उससे इंडिपेंडेंट रहते हुए आपने ये काम करना है, उसके साथ मिलके नहीं करना है, बराबर। और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उसने हल्के में लेना है, उसको एकदम सीरियस लेना है इसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। समझा क्या बात को? यस। साथ ही साथ ये इंडिपेंडेंटली जब कर रहा है तो ये शुड नॉट इन्वॉल्व इन द परफॉर्मेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव फंक्शंस in order that the objective outlook does not get obscured by creation of the vested interest। मतलब उसने जो भी कुछ है ना, मैं क्या बोल रहा हूं, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस पहले आप समझिए कि व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। सो व्हाट इज दिस एग्जीक्यूटिव फंक्शंस? सो एग्जीक्यूटिव फंक्शन मतलब अपन क्या बोलेंगे कि भाई कोई भी अगर वो डिसीजन मेकिंग में, बराबर, अगर वो इन्वॉल्व है, बराबर है, तो इट इज व्हाट वी से इज द, क्या बोलते हैं उसको, एग्जीक्यूटिव फंक्शन। या अपन बोलेंगे ही इज इन्वॉल्व इन व्हाट, रिसोर्स एलोकेशन। तो रिसोर्स एलोकेशन में अगर वो इन्वॉल्व है तो वो एग्जीक्यूटिव फंक्शन है। तो कहीं पे भी उसने क्या नहीं होना चाहिए, इस एग्जीक्यूटिव फंक्शन में उसने कहीं पे भी शामिल नहीं होना चाहिए। ही शुड नॉट इन्वॉल्व इन द परफॉर्मेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव फंक्शन। क्योंकि क्या हो जाएगा, अगर वो खुद काम कर रहा है और वो खुद उसका काम अगर रिव्यू कर रहा है तो भाई ये सेल्फ रिव्यू थ्रेट आ जाएगा ना, एंड दिस डज नॉट गेट ऑब्स्कोर्ड, बराबर। इट विल बिकम व्हाट, in such a way that the objective outlook does not get, obscured, affected by the creation of the vested interest। obscured का मतलब आपको बोलूं क्या मैं, AOBSCU, obscure is not discovered, obscured मतलब not discovered or known, also it is known as what, it is uncertain।
सो दिस इन ऑर्डर दैट द ऑब्जेक्टिव आउटलुक, मतलब जो अनबायस्ड आउटलुक है, it does not get discovered by the creation of the vested interest. तो वो जो ऑब्जेक्टिव आउटलुक है वो क्या हो जाएगा, इट विल नॉट बी नोन, बराबर के नहीं, इट विल वॉट नॉट बी नोन अबाउट द क्रिएशन ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देर विल बी वॉट अ सेल्फ रिव्यू थ्रेट हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा, सेल्फ रिव्यू वाला काम हो जाएगा। सो इसके लिए उसने खुद भी कोई एग्जीक्यूटिव फंक्शंस में वहां पे शामिल होना नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ही इज टू ऑब्जर्व द फैक्ट्स एंड सिचुएशंस एंड ब्रिंग देम टू द नोटिस ऑफ द ऑथोरिटीज हु वुड अदरवाइज नेवर नो देम। उन्हें बताइए क्या फैक्ट्स है, क्या प्रॉब्लम्स है, and can critically appraise the various policies of the management and draw attention to any deficiencies. Next point, to associate closely with the management and keep knowledge up to date by being informed about all important occurrences. business में क्या हो रहा है, business के क्या changes हो रहे हैं, ये सब उनसे आपने क्या करना है, connected रहना है। एंड लास्ट में इंटरनल ऑडिटर मस्ट एंजॉय द इंडिपेंडेंट स्टेटस, क्योंकि आखिर मतलब वो है तो इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन ना, तो उसको हमेशा क्या मिलना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट स्टेटस, एक अच्छा दर्जा उसे मिलना चाहिए। सो क्या कहते हैं यहाँ पे, व्हेन इट कम्स टू द अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, हम्म सो इस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को लेके यहां पे क्या बात हो रही है, सो इसके ऊपर सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, देयर शुड बी adequacy of system of adequacy of system of internal control। रुको अच्छे से लिखता हूं, यार मेरे को अच्छा लगता है अच्छे से चार्ट्स बनाने का, ऐसे तो तुम ध्यान दो ऐसा। कंटिन्यूस एग्जामिनेशन फॉर व्हाट, फॉर adequacy of system of internal control। तो ये कंटिन्यूस एग्जामिनेशन करने का कि सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल बराबर से है या नहीं है, बराबर है। अब इधर क्या होता है, ये जो है इधर
ये इधर इधर इधर, ये कौन है बंदा? ही इज द अकाउंटिंग स्टाफ, बराबर है। और इधर जो है ना, ये कौन है अपना? इंटरनल ऑडिटर। तो क्या बोलता है यहां पे कि ही शुड ऑपरेट, यू सी दिस गाय, he should operate independently of accounting staff। तो उसने कैसा काम करना चाहिए? एक तो कंटिन्यूअस एग्जामिनेशन तो करना चाहिए, बट ही शुड ऑपरेट व्हाट? इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट? द अकाउंटिंग स्टाफ। सो दो पॉइंट अपने हो गए। कौन से दो पॉइंट हो गए अपने? एडिक्वेसी एंड ऑपरेट इंडिपेंडेंटली। एंड दिस गाय अगेन, ये जो बंदा है इसने क्या करना चाहिए? नॉट टू इन्वॉल्व not to involve in performing executive functions। सो इंडिपेंडेंट रहने का और कोई एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को परफॉर्म नहीं करने का। क्लियर है एकदम? अभी ये कंटिन्यूस एग्जामिनेशन करेगा, ही शुड नॉट इन्वॉल्व इन परफॉर्मिंग। अब ये काम होने के बाद जाहिर सी बात है इसे क्या पता चलेगा? ही विल एग्जामिनेशन करके he will observe what? Observe some facts and situations, बराबर है। तो ये फैक्ट्स एंड सिचुएशंस जब वो ऑब्जर्व करेगा, he should bring it to the notice of ऑथोरिटीज, सो दैट वो उन्हें क्या कर सकते हैं? वो एग्जामिनेशन करेगा, फैक्ट्स को देखेगा और वो उसको ऑथोरिटीज को बता देना है। क्लियर है एकदम? तो ये इससे पॉइंट अपना कनेक्ट हो जाता है। फिर लास्ट पॉइंट क्या कहता है? ही शुड बी क्लोजली एसोसिएटेड विथ व्हाट? द मैनेजमेंट, बट ही शुड मेंटेन व्हाट? एन इंडिपेंडेंट स्टेटस। ठीक है ना? सो मैनेजमेंट के इतने पास आओ, बट इतने भी पास मत आओ कि तुम बर्बाद हो जाओ, मतलब इंडिपेंडेंट ना रहो। सो इंटरनल ऑडिटर बराबर शुड बी, क्या कहता है यहां पे? इंटरनल ऑडिटर एंड मैनेजमेंट, ही शुड बी एसोसिएट क्लोजली विथ मैनेजमेंट, बराबर है। बट एट द सेम टाइम but maintain independent status at all time। सो ये जो है, ये फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को लेके ये जो है इसका काम यहां पे।
सो इन रिगार्ड्स टू फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स क्या, ठीक है। सो क्या क्या बातें हुई यहाँ पे इन रिगार्ड्स टू फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, बताओ। तो सबसे पहले अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का कंटिन्यूस और क्रिटिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए। इसने अकाउंटिंग क्या बोलते हैं, उसने एग्जीक्यूटिव फंक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, उसका इंडिपेंडेंस अफेक्ट नहीं होना चाहिए इस वजह से। फिर एग्जीक्यूटिव फंक्शंस नहीं ये होना चाहिए, शुड ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अकाउंटिंग स्टाफ। कंटिन्यूस एग्जामिनेशन, फैक्ट्स और सिचुएशंस को वो क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा और रिपोर्ट करेगा ऑथोरिटीज को, एंड बी क्लोजली एसोसिएटेड विद मैनेजमेंट। क्लियर, एकदम बहुत सिंपल। चलो इसको सारे पॉइंट्स को आप नोट करो। फिर नेक्स्ट पॉइंट अपन बात करेंगे अबाउट व्हाट, मैनेजमेंट फंक्शंस। मैनेजमेंट के क्या क्या काम होते हैं और व्हाट इज द स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले इसके बारे में लिख लीजिएगा। चलो हरी अप, लास्ट 2 मिनट्स। चलो तो लेट्स गो अहेड फ्रॉम हियर नाउ। अभी यहां से आगे बढ़ते हैं। सो बेसिकली अभी तक हमने जो इस सेशन में जो डिस्कशन किया, अब देखिए बात को कि यहाँ पे इंटरनल ऑडिट जो है ये क्या होता है,
इसका ऑब्जेक्टिव और स्कोप क्या है, उसने अश्योरेंस देना है, कंसल्टेशन देना है, और ये काम करने के लिए उसके स्कोप में क्या क्या बातें आती है। फिर हमने सेक्शन नंबर 138 को डिस्कस किया, किसे एप्लीकेबल है। स्टैंडर्ड ऑन इंटरनल ऑडिट SIA 210 देखा कि उसमें उसने पूरा इंटरनल ऑडिट फंक्शन कैसे मैनेज करना है, और फिर ये वाला पार्ट हमने अभी स्टडी किया। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। बढ़िया सा है अभी अभी एकदम चिल टॉपिक एकदम, मैनेजमेंट फंक्शंस। पहले मैनेजमेंट मतलब क्या होता है वो समझना, और फिर उस मैनेजमेंट के काम को लेके इंटरनल ऑडिटर का स्कोप क्या है। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है ये समझो। मैनेजमेंट फंक्शन मतलब मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है ये समझो। सो क्या कहता है यहां पे, हम जब कहते हैं ना हमें कोई चीज मैनेज करनी है, अरे मैनेज करना है मतलब क्या होता है कि हमें सर क्या बताऊं, मतलब आप बोलते होंगे ना सर क्या बताऊं, बहुत चीजें सर है ना जिंदगी में मैनेज करनी पड़ रही है, ऑफिस भी, स्टडीज भी, घर वाले भी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी, सोशल मीडिया, पार्टी, बहुत मैनेज करना पड़ रहा है। हाँ बच्चा पढ़ाई में ध्यान दे, अभी तो सर वही कर रहे हैं सर क्या बताए, तो मैनेज कर रहे हैं ना। तो आप क्या बोल रहे हो, मैनेज करना है मतलब क्या है कि आप जो आपका काम है कुछ इस कदर कर रहे हो कि जिससे आपको आपके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो अचीव करना है। बट वो कैसे अचीव करोगे कि जितने भी आपके पास रिसोर्सेस है, बराबर है, थ्रू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज विद इन द गिवन कॉन्स्टेंट्स। भाई उसको बोलते हैं मैनेजमेंट। पहले समझो मैनेजमेंट किसे कहते हैं, व्हाट इज मैनेजमेंट भाई। सो मैनेजमेंट का मतलब होता है कि इट इज अ प्रोसेस बाय विच आप आपके बिजनेस गोल्स ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करोगे। बट ऐसा नहीं है ना कि भाई चलो अचीव कर लिया, भाई सर बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं कॉन्स्टेंट्स होते हैं, और उन लिमिटेशंस और उन कॉन्स्टेंट्स को मद्देनजर रखते हुए क्या करना होता है, हमें वो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। अब वो कौन से कॉन्स्टेंट्स है, देयर इज लीगल, सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल कॉन्स्टेंट्स। लीगल मतलब अगर मान लो आपने किसी के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं, बराबर के नहीं, सो आप वो कॉन्ट्रैक्ट्स या अरेंजमेंट्स जो भी आपने एंटर किए उसको ध्यान में रखते हुए आपको बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। मतलब आप समझिए ना कि अगर आपने फ्रेंचाइजी लिया है किसी का, या आप कुछ लाइसेंस के अंडर कुछ ऑपरेट कर रहे हो, तो आपको उस दायरे में रहते हुए आपको बिजनेस करना है, बराबर के लिए। सो वो आपको ध्यान में रखना है। आपको टैक्सेशन लॉस के इसमें आपको ध्यान में रखना है, बराबर के नहीं। इंडस्ट्री स्पेसिफिक रेगुलेटर्स होंगे, बैंक है, इरडा है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, वो रेगुलेटर्स ने कुछ बताया होगा। तो आप समझिए आपको इस लीगल फ्रेमवर्क में आपको बंधे रहना है, और इस लीगल फ्रेमवर्क के हिसाब से क्या होगा, जो भी होगा आपको मैक्सिमम आउटपुट उसका देना है। फिर उसके बाद लीगल फ्रेमवर्क के बाद सर सेकंड वी टॉक अबाउट इज द सोशल फ्रेमवर्क, सोशल कॉन्स्टेंट। सोशल कॉन्स्टेंट मतलब जो कल्चर है अपना, अगर कल्चरल डिफरेंसेस है जिस जगह पे आप कर रहे हो, अगर उसमें कल्चरल डिफरेंसेस है तो नहीं चलेगा ना। अनएथिकल बिहेवियर, बराबर, सोशल डिफरेंसेस, वैल्यूज प्रिंसिपल्स में वेस्टर्न वर्सेस इंडियन, इसी ना कि अगर कोई भी वेस्टर्न कल्चर यहाँ पे आता है और वो उसके हिसाब से बिजनेस करने की कोशिश करता है, यहाँ पे उसको उतना इज्जत नहीं मिलता है उसको। समझा क्या बात, तो वो है भाई। सो सोशल कंडीशंस अपने को देखना है। फिर उसके बाद अपन क्या बोलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो अपन चर्चा करते हैं वो बात हो रही है अबाउट व्हाट, इकोनॉमिक। we talk about is the economic conditions, market conditions, इन्फ्लेशन, बराबर है। फिर उसके बाद अपन बात करेंगे रिसेशन, ग्रोथ क्या है मार्केट में, डिमांड, फैशन, टेस्ट, क्या सेंटिमेंट्स है, बराबर, उसके बारे में। एंड फिर उसके बाद अगर हम लोग एनवायरमेंटल की बात करते हैं तो सस्टेनेबिलिटी, बराबर के नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, बराबर, पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। तो भाई
इतना कोई डिटेल में आपको एग्जाम्पल्स नहीं पूछेगा उधर कि लीगल सोशल इकोनॉमिक के बारे में आप बताओ करके, बट आपको ये पता होना चाहिए जब अपन क्लास में डिस्कस कर रहे हो उसको। तो सो मैनेजमेंट को अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। मैनेजमेंट मतलब क्या है? आपको ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। वी हैव टू डू व्हाट? अचीव दी ऑब्जेक्टिव्स, बराबर कि नहीं? वी हैव टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव्स, बराबर कि नहीं? सो ये ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, बट इसके लिए आपके ऊपर क्या है? कुछ कॉन्स्टेंट्स है। सो कॉन्स्टेंट्स अगर है तो मैनेज करना है, मतलब अब क्या करना पड़ेगा? बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ व्हाट? रिसोर्सेस। यू हैव टू डू व्हाट इज द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ व्हाट? रिसोर्सेस। तो आप समझिए बात को, तभी आप ये जो आपका जो गोल है that you have to achieve these objectives, you can achieve these objectives. क्लियर है? इस बात को बोलते हैं मैनेजमेंट। तो आप क्या बोलते हैं? टू अचीव द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, फर्स्ट वी हैव टू डिटरमाइन व्हाट। ये सब अभी आपको करना है। तो आपने क्या करना है? ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए नंबर 1 आपने आपके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करना। फिर सेकेंड पॉइंट क्या करना है? उसको क्वांटिफाई करना है टू द एक्सटेंट पॉसिबल, कि आपको क्वांटिफाई करना है, मतलब इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स, in terms of welfare, in terms of मार्केट शेयर, बराबर है? आपका गोल क्या है? बराबर प्रॉफिट अचीव करना है, लोगों को वेलफेयर देना है, या मार्केट शेयर अचीव करना है। सो आप उसे क्या कीजिए? उसे क्वांटिफाई कीजिए, और फिर ये अचीव करने के लिए आप पॉलिसीज एंड प्लान्स बनाइए, प्लान्स को इंप्लीमेंट कीजिए, और फिर उसके ऊपर एक्सरसाइज कंट्रोल कीजिए ओवर सच इंप्लीमेंटेशन। सो देन यू डिजाइन द पॉलिसीज, इंप्लीमेंट, एंड देन एक्सरसाइज व्हाट? कंट्रोल ओवर सच इंप्लीमेंटेशन। आई क्या बात समझ में आपको? दिस इज पॉइंट नंबर बी। मैनेजमेंट समझा? मैनेजमेंट मतलब आपको कुछ काम इस तरीके से करना है जिससे क्या होगा? आप आपके जो ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स है उसे आप अचीव कर सको विद इन द कॉन्स्टेंट्स ऑफ लीगल, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल एंड एनवायरमेंटल। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, तो सबसे पहले आप आपके ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को डिफाइन करो। डिफाइन करने का क्या चाहिए, वो कितना चाहिए, किस हिसाब से चाहिए, उसे क्वांटिफाई कीजिए। उसको क्वांटिफाई करने के बाद ये हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं, उसके लिए आप बनाइए पॉलिसीज। फिर उन पॉलिसीज को करो बेटा इंप्लीमेंट, और फिर वो इंप्लीमेंट जब हो रहे हैं तो उसके ऊपर आपने क्या करना चाहिए? यू हैव टू मेंटेन कंट्रोल। सही है एकदम। नाउ वी गो अहेड and talk about the internal audit plan. This internal audit plan should be developed in such a manner. क्या बोलता है? This internal audit plan should be developed in such a manner that all the business covering all business processes covering both financial and operational activities are reviewed by the audit function within the defined time cycle. और जब हमने ये सेशन सुबह स्टार्ट किया था तो हमने क्या बोला था कि दोस्त अपन फोकस कर रहे हैं नॉट ओनली ऑन फाइनेंशियल बट ऑल्सो ऑन व्हाट? दी ऑपरेशनल एक्टिविटीज। दिखाता हूं मैं आपको। इट इज नॉट कन्फाइंड टू, इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू व्हाट? It is not confined or restricted to what? The financial transaction, but also covers what? The operational activities. तो यही बात हमने करी थी. So it will include those. Also ensuring that appropriate consideration is made and adequate balance is ensured to the following: risk, value that internal auditor can provide, that is value addition, बराबर है बेनिफिट, वैल्यू एडिशन, या तो मैं लिखता हूं, क्या लिखता हूं यहां पे? द बेनिफिट इट कैन ऐड, द रिस्क इट कैन मैनेज, द एफर्ट इन्वॉल्व इन कंडक्टिंग इंटरनल ऑडिट, risk appetite, that is
risk tolerance, and coverage of all auditable areas within the defined time range. बराबर है कि नहीं? So, in addition to the each managerial functions should be reviewed. The scope of internal auditors' work should include a review of above. ये क्या बोलता है? ये वाले पॉइंट्स तो अपन करेंगे, ये सारे भी पॉइंट्स करेंगे. सो ये जितने भी आपको बुलेट पॉइंट्स दिख रहे हैं, बराबर है, तो ये आपको इधर दिखता है. रिव्यू ऑफ द सिस्टम, रिव्यू ऑफ कस्टडियनशिप, कंप्लायंस, ये सब दिख रहा है आपको पॉइंट्स. ये तो ये इसके इधर इधर डिटेल्स दिए, ये पूरा एंड तक चलता है, पूरा का पूरा. सही है एकदम. तो ये हम लोग इसके बारे में कल बातचीत करेंगे. आज के लिए इतना ही. मैनेजमेंट मतलब क्या है वो समझाना. कल बढ़िया तरीके से ये जो उसका काम है इंटरनल ऑडिटर का, सिस्टम्स, प्रोसीजर, कस्टडियनशिप, कंप्लायंस विद पॉलिसीज, इसके बारे में हम लोग विस्तार में बात करेंगे. सो आई होप दिस चैप्टर इज वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग. मजा बढ़िया है. थैंक यू वेरी मच गाइस. बाय बाय. टेक केयर. हैव अ ग्रेट 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 डे अहेड. टाटा.